नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए होंगे। सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम से आप पहले ही जुड़ चुके होंगे और व्हाट्सअप पर भी आप लोग जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपके सामने है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं? तो विकास के अनुक्रम, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की सामान्य क्षमता या फिर विकास की दर। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आपके इस सेशन में। और जो ये क्वेश्चंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 से 8 प्रश्नों की संख्या होती है। 7 से 8 जो है प्रश्न जो है वो यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। बताएंगे क्या हो जाएगा। एक ही कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास के अनुक्रम, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की सामान्य क्षमता या फिर विकास की दर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या डी, विकास की दर। आप देखोगे सभी सभी जो शिक्षार्थी होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी बालक होते हैं, उनमें विकास की जो दर है वो क्या होती है? वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, किसी में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, किसी में सामान्य रूप से हो रहा है और किसी में धीरे धीरे हो रहा है। तो विकास की दर जो होती है वो उनमें भिन्न होती है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो डी आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। क्लियर है। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था और टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो दूसरा प्रश्न आपसे है, पूछ रहा है कौन सा एक कारक नहीं है। बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक नहीं है? सामाजिक, राजनैतिक, शिक्षात्मक या फिर जैविक। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या करेंगे? तो सामाजिक है, राजनीतिक है, शिक्षात्मक है या फिर जैविक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, राजनैतिक। ठीक है, ये कोई कारक नहीं है, याद रखेंगे। बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक होते हैं, अच्छे शिक्षात्मक कारक होते हैं और जैविक कारक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजनैतिक नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आपसे नहीं पूछ रहा था और नहीं हमको बताना था, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है जो क्या होते हैं? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले। तीसरा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है जो अंग्रेजी में पारंगत हैं, विदेश जाने की संभावना है, दूसरों से पीछे रह गए या फिर कक्षा में उपस्थित होने में अनियमित होते हैं। तो बताइएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण हम लोग किसका करेंगे? बताइएगा, उपचार हम लोग किसका करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है जो क्या होते हैं? जो अगर हम लोग बात करेंगे दूसरों से पीछे रह गए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छात्र जो दूसरों से पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ रहे हैं, ठीक है, जो बाकी छात्रों की तरह जो है तेजी से नहीं सीख सकते हैं या फिर उनसे किसी भी कारण से पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उनका उपचार करेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है, शिक्षकों के द्वारा, चौथा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न आपके सामने, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे टीचर्स के द्वारा टीचिंग जो होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, तो उसमें टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को घर पर ऐसी सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूरक है, कक्षा में बैठने के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है या बहुत ही महंगा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षक जो है वो टीएलएम का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग
क्यों करते हैं, कारण क्या हो जाएगा बताइएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्या है तो पूरक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है। जो टीचिंग प्रक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं, जो टीचिंग प्रोसेस है, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। जो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अंतिम लक्ष्य क्या है, स्व अधिगम, अमीर तथा सफल होना, स्व मूल्यांकन होना, या फिर स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन दोनों। तो क्या हो जाएगा, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर करेंगे तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे तो डी आंसर करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठवां प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, छठवां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नहीं आपसे कह रहा बताइएगा, तो कौन सी अगर हम लोग बात करेंगे तो अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। लोकतंत्रवादी हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, एक तंत्रीय हो, या फिर वांछनीय सूचना प्रदाता हो। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक होना चाहिए तो बिल्कुल एकदम सही है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए ये भी बिल्कुल सही है, और वांछनीय सूचना प्रदान करने वाला होना चाहिए ये भी बिल्कुल सही। एक तंत्रीय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक का एक की बात हो, एक ही जो है अपने को वर्चस्व स्थापित करे, एक ही अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा तो सी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने। सातवां प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक की भूमिका के विकास के लिए आवश्यक है। तो जो एक टीचर होता है तो उसका जो रोल है तो वो किसके विकास के लिए आवश्यक है, बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों की भावनात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो एक टीचर की जो भूमिका होती है वो किसके विकास में महत्वपूर्ण होती है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चों के शैक्षिक विकास में, बच्चों के बौद्धिक विकास में, बच्चों की भावनात्मक विकास में, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या डी। एक जो शिक्षक होता है वो बच्चे के शैक्षिक विकास में भी मदद करता है, उसकी बौद्धिक विकास में भी मदद करता है, और उसकी भावनात्मक विकास में भी मदद करता है। किसी भी तरीके का विकास हो, एक शिक्षक की भूमिका बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है आपके सामने। आठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका, बताइए। अगर हम लोग बात करेंगे तो टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, व्याख्यान है, चर्चा है, प्रदर्शन है, कथन है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग टीचिंग करना हो, अगर हमको पढ़ाना हो, तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो गया, व्याख्यान है, चर्चा है, प्रदर्शन है, या फिर कथन है। क्या आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या, अगर ये जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, प्रदर्शन, ठीक है। किसी भी चीज को प्रदर्शित करके, दिखा करके हम ज्यादा बेहतर तरीके से टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो चीजें हम लोग देखते हैं वो ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। जैसे आप मूवी देखते हो, ठीक है, कोई मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई कहानी देखते हो, तो आप देखोगे तो वो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आपको याद रहती है, ठीक है। तो प्रदर्शित करके, किसी चीज को प्रदर्शित करके, दिखा करके, विजुअली फॉर्म में दिखा करके हम ज्यादा बेहतर तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक की पेशेवर योग्यता के लिए सबसे अच्छा सबूत क्या है। नौवें प्रश्न का आंसर करेंगे तो एक जो टीचर है तो उसकी जो पेशेवर योग्यता है, तो योग्यता के लिए सबसे अच्छा सबूत उसकी क्षमता के रूप में देखा जाता है। क्या हो जाएगा, निर्देशन के उच्च मानकों को बनाए रखना, नेतृत्व प्रदान करना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करना, कक्षा में कठोर अनुशासन बनाए रखना। नौवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा। टोटल हम लोग बात करें तो टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देखता चल रहा हूँ, ठीक है, और जहां पर आप लोग गलती करोगे तो वहां पर मैं आप लोगों को, ठीक है, अपने कमेंट्स के माध्यम से आपको बताता भी रहूंगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता चल रहा हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपके ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। बताएंगे क्या जाएगा तो एक शिक्षक की पेशेवर योग्यता अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्देश है कि उच्च मानकों को बनाए रखना। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, क्या हो जाएगा, स्कूल में लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कूल में लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। 10वां प्रश्न आपके सामने है, समूह कार्य को व्यवस्थित करना, मुक्त चर्चा को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तक के वर्चस्व में विश्वास रखना, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्कूल में लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करनी है
तो अगर हम लोग बात करें तो समूह कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप में कार्य करना चाहिए, जैसे ग्रुप स्टडी हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हो गया। प्रोजेक्ट वर्क में कुछ बच्चों का समूह बना करके उनको कोई कार्य करने को दे दिया, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया, तो समूह कार्य को व्यवस्थित करना है, तो बिल्कुल सही। मुक्त चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप मुक्त चर्चा को व्यवस्थित करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो बच्चों को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वो अभिव्यक्त करेंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर से क्या हो जाएगा, संकोच और ये जो हेजिटेशन कहते हैं, तो वो दूर होगा। ठीक है, पाठ और पर्यवेक्षक के रूप में, तो टीचर को एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, तो भी बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तक के वर्चस्व में विश्वास, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था क्या नहीं करना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 11वां प्रश्न, कक्षा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कक्षा प्रबंधन के लिए, एक क्लास को मैनेज करने के लिए, क्लास मैनेजमेंट के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होगा, प्रधान अध्यापक होगा, कक्षा शिक्षक होगा, छात्र होगा, या फिर निरीक्षक पर्यवेक्षक होगा, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है हर स्कूल में होता है, हर स्कूल में होता है कि जितनी क्लास होती है, हर क्लास का एक क्लास टीचर होता है। ठीक है, क्या होता है, हर क्लास में एक क्लास टीचर जो है अपॉइंट कर दिया था, और उस क्लास में कोई भी दिक्कत होती है तो उस क्लास के लिए वो जो क्लास टीचर होता है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे कक्षा प्रबंधन के लिए, क्लासरूम में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर क्लासरूम के लिए एक शिक्षक होता है, और वही क्या हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कक्षा शिक्षक। कक्षा प्रबंधन के लिए जो उस कक्षा का जो शिक्षक होगा, जो क्लास टीचर होगा, वही जिम्मेदार होगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12वां प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी संस्था में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो अनुशासन मेंटेन किया जाता है उसका लक्ष्य क्या होता है, किस उद्देश्य से ये अनुशासन बनाए रखा जाता है। विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, दोषियों का पता लगाना तथा उन्हें उपचारित किया जा सके, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो क्या आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके, दोषियों का पता लगाया जा सके ताकि उन्हें उपचारित किया जा सके, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना, शिक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी। अनुशासन इसलिए जरूरी होता है ताकि टीचिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण के लिए एक बेहतर वातावरण, इन्वायरमेंट जो है प्रदान किया जा सके बच्चों को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक क्लास में, एक कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के एक समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग और लेबल करें, छात्रों के साथ बातचीत में शामिल हों और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, अपने छात्रों पर सख्त नियम लागू करें। तो सख्त नियम लागू करें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सख्ती से पेश नहीं आना बच्चों के साथ। दूसरी चीज, सभी बच्चों के लिए एक समान और एक ही तरीके का पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है हर बच्चे अलग हैं, हर बच्चों के सीखने का लेवल अलग है, तो सभी बच्चों के लिए एक ही मानक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या करें, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग, मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पर अलग करने की बात होगी, विभेद करने की, विविधीकरण की बात होगी, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। छात्रों के साथ हमको बातचीत में शामिल होना है और उनके दृष्टिकोण को जानना और उसे महत्व देना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। या सामग्री को रोचक बनाने में मदद करता है, या अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, या सरल तरीकों से सामग्री को समझने में मदद करता है, या फिर इससे समय की बचत होती है। तो शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका अगर हम लोग बात करेंगे। अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। या सरल तरीकों से सामग्री को समझने में मदद करता है, इससे समय की बचत होती है, ये भी नहीं होगा। अब कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए में हो सकता है, ऑप्शन संख्या सी में हो सकता है। ऑप्शन संख्या ए कह रहा है कि यह सामग्री को रोचक बनाने में मदद करता है, और दूसरा कह रहा है ऑप्शन संख्या सी कि यह सरल तरीकों से सामग्री को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। एक शिक्षण सिद्धांत जो है एक अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से वह क्या कर सकता है, तो वो अपनी जो भी टीचिंग जो सामग्री है, ठीक है, तो उनको क्या कर सकता है, या फिर जो उनका टॉपिक है उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोचक बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर आंसर कर देंगे। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा, बताइएगा। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य विकसित करना है पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यार्थियों का उचित आचरण, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, या फिर विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन क्या हो जाएगा। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करिएगा। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य पठन पाठन का अनुकूल वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को उचित आचरण सिखाना, कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, फिर विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन बनाए रखा जाए। अगर सभी विद्यार्थी आत्म अनुशासित हो जाएंगे तो फिर पठन पाठन का अपने आप अनुकूल वातावरण बन जाएगा। ठीक है, अगर सभी विद्यार्थी अनुशासित हो जाएंगे, सभी विद्यार्थी अपने आत्म अनुशासन में रहेंगे तो पठन पाठन का अनुकूल वातावरण तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन की भावना को विकसित करना। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से छोटे बच्चों के शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटे बच्चों के शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा। छोटे बच्चों के शिक्षक से तो अनुकूलनीय होना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे जिस तरीके से उस तरीके से उसको अपने आप को ढाल ले, उसी अनुसार उनको समझाए पढ़ाए। अच्छा हास्य भाव होना चाहिए, बिल्कुल हंसकर मुस्कुरा करके छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक है। धैर्यवान होना चाहिए, बिल्कुल आप देखोगे छोटे बच्चे रोते गाते चिल्लाते जाता है तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। रूढ़िवादिता ये नहीं है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तो रूढ़िवादी संकीर्ण विचारधारा वाला हो ये अपेक्षित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगला प्रश्न का आंसर करेंगे शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक क्या होता है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, एक बाल केंद्रित जो शिक्षा या बाल केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसमें शिक्षक जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित है तो उसमें शिक्षक की सक्रिय भूमिका होगी नहीं, बल्कि बालक की, बच्चे की, छात्र की सक्रिय भूमिका होगी। ठीक है, स्वतंत्र प्रमुख भूमिका तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि बाल केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, तो बालक या फिर छात्र जो है उसकी प्रमुख भूमिका होगी, वो सक्रिय भूमिका में होगा। तो ए और डी तो होगा नहीं। अब बचा स्वतंत्र भूमिका और निष्क्रिय भूमिका। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय भूमिका। ठीक है, निष्क्रिय भूमिका का मतलब क्या है कि जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या करती है, वो कहती है कि हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमको बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को करके सीखें। ठीक है, क्या करें, तो वो चीज़ों को करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, क्या हो जाए, लर्निंग बाय डूइंग, चीजों को कर करके सीखे। ठीक है, और ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए और छात्रों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। जब आप छात्रों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तभी वो चीजों को करके सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो निष्क्रिय भूमिका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग ऑप्शन संख्या बी करेंगे। बाकी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सही होना चाहिए था सहायक की भूमिका। ठीक है, या फिर एक मार्गदर्शक की भूमिका या सहायक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ निष्क्रिय भूमिका दिया तो हम लोग यही करेंगे आंसर में। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था सहायक या फिर मार्गदर्शक की भूमिका की। शिक्षक क्या करे, शिक्षक एक सहायक के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में बच्चे के साथ रहे, सिर्फ देखता रहे, बच्चे कहीं कुछ गड़बड़ ना करें। बाकी बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए कि वो करके सीखें। ठीक है, बाकी शिक्षक को पीछे से एक मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए कि कहीं ऐसा कुछ ना कर दें कि जिससे गड़बड़ हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन संख्या बी ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की एक बुरी आदत को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा क्या जाएगा। आपकी कक्षा में मान लीजिए कोई छात्र है और उसको बुरी आदत है। ठीक है, कोई बुरी आदत है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको दंडित करेंगे। तो दंडित तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नकारात्मक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, हमको बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल नहीं। इस आदत के परिणाम को स्पष्ट करेंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे या फिर माता पिता से मिलेंगे और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएंगे जो बच्चे के व्यवहार में बाधा डालती है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दो कि माता पिता से मिलेंगे और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएंगे जो क्या करती हैं, जो उसको अच्छा व्यवहार करने से रोकती हैं। ठीक है, जो उसको बुरी आदतों की तरफ अग्रसित करती हैं, ले जाती हैं, तो उन सभी की सूची बनाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कक्षा में छात्रों की लगातार अनुपस्थिति पर आप छात्रों के साथ कैसा क्या करेंगे। ठीक है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो आप कक्षा में छात्रों की लगातार अनुपस्थिति, मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई छात्र है जो वो लगातार अनुपस्थित हो रहा है,
तो फिर आप उस छात्र के साथ क्या करेंगे, उसको अपमानित करेंगे, माता-पिता से संपर्क करेंगे, उनके उसके कम अंक कम कर देंगे या फिर उसकी समस्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा, आपकी क्लास में कोई एक छात्र है जो लगातार काफ़ी दिनों से अनुपस्थित रहता है या फिर बहुत अधिक अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में आप उस छात्र की क्या करेंगे, समस्या को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कारण क्या है कि वो नियमित रूप से नहीं आता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को विषयों के चयन में मदद करता है तो वह उसकी कौन सी भूमिका निभा रहा है, बताएगा। अगर हम लोग बात करें, कोई शिक्षक है और वो छात्रों को उनके विषयों का चयन करने में मदद करता है तो वह उनकी कौन सी भूमिका निभा रहा है, परामर्शदाता की, प्रशिक्षक की, सलाहकार या फिर मित्र की। ठीक है, कई बार होता है कि आप लोग भी मुझे मैसेज करके पूछते हो कि हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर ये वाला हमारा सब्जेक्ट है तो आगे क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी, या फिर ये वाला सब्जेक्ट हमारा है तो हम इससे बीएड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो फिर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, इस तरीके से आप लोग भी हमसे पूछते रहते हो। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो एक शिक्षक जब छात्रों के विषयों के चयन करने में मदद करता है तो उसकी परामर्शदाता की भूमिका। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा का उद्देश्य की जिम्मेदारी है, तो अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, तो शिक्षा का उद्देश्य किसकी जिम्मेदारी है, अभिभावकों की, छात्र की, समाज की या फिर शिक्षकों की। तो क्या हो जाएगा, तो शिक्षा उपलब्ध कराना। अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसकी जिम्मेदारी है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, शिक्षकों की जिम्मेदारी। इसीलिए तो इनको अपॉइंट किया गया, इसीलिए तो वो काम करते हैं, इसीलिए तो वो अब वेतन पाते हैं। तो सबसे प्रमुख जो भूमिका है, जो सबसे प्रमुख कार्य है शिक्षकों को शिक्षा उपलब्ध कराने का, वो किसका है, तो वो तो शिक्षकों का ही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शिक्षा प्रक्रिया में किसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसमें प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। और जितने लोग बाद में जुड़े, आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जरूर से जरूर जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। शिक्षा में किसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम उद्देश्यों का भी मूल्यांकन करते हैं और तरीकों का भी मूल्यांकन करते हैं और विषय का भी मूल्यांकन करते हैं, तो हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। कक्षा में सत्तावादी होना, न्याय में विश्वास होना, सकारात्मक दृष्टिकोण होना, आजीवन शिक्षार्थी और स्वयं को अद्यतित रखना, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, क्या आंसर कर दोगे, तो कौन सी अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो कक्षा में सत्तावादी होना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुनो और किसी की बात मत सुनो, तो ये सब क्या है, तो ये सत्तावादी होना, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये नहीं है, ये अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे शिक्षक, ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने में। अगर हम लोग बात करें, कोई शिक्षक है तो वो टीएलएम का यूज क्यों करता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री। ठीक है, कोई शिक्षक जो है वो टीएलएम का यूज क्यों करता है, छात्रों को प्रभावित करने में, शिक्षण को रोचक बनाने में, छात्रों को एकाग्रचित करने में, या फिर छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने में। क्या हो जाएगा, तो कोई भी टीचर टीएलएम का यूज क्यों करता है, ये बताइएगा। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। डेली ये इधर तो 2-3 दिन से मैं घर पे था तो मेरे घर कार्य था तो इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। बाकी याद रखिए, डेली ये क्लास जो है वो शाम को 5 बजे से होती है, ठीक है, शाम को 5 बजे से वो होती है, ठीक है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, शिक्षण को, टीचिंग को रोचक बनाने में, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों की देखभाल करना, या फिर छात्रों का मूल्यांकन करना, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, एक टीचर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप आंसर करोगे शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चरित्र का विकास होता है, 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, आचरण और व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास कैसे होता है ये आप लोगों को बताना है, क्या आंसर करिएगा, बताएंगे फटाफट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार और नैतिकता, इन सभी का योगदान होता है चरित्र निर्माण में। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है? ठीक है, बताइएगा। तो प्रधानाध्यापक जो होते हैं तो उनका प्रशासनिक गुण क्या है? तो कुशल योजनाकार होना, कुशल प्रशासक होना, कुशल आयोजक होना, या फिर आधिकारिक होना। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो एक प्रधानाध्यापक जो होता है, एक प्रधानाचार्य जो होता है, तो वो क्या होता है? वो एक कुशल योजनाकार होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एक कुशल योजनाकार होता है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कक्षा में अगर हम लोग बात करें तो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक नेता की, एक निर्देशक की, एक तानाशाह की, इनमें से कोई नहीं। एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए क्लास में, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो उनमें से कोई नहीं, एक तानाशाह या फिर एक निर्देशक या फिर एक लोकतांत्रिक नेता। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छात्र को स्कूल में खेल क्यों खिलाना चाहिए? अगर हम लोग बात करें तो छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खिलाना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 30वां प्रश्न है ये हम लोग के सामने। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खिलाना चाहिए? उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, या शिक्षक का काम आसान हो जाएगा, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ये सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है और भौतिक संतुलन को भी विकसित करता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, ये बताइएगा क्या हो जाएगा। टीएलएम की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, का यूज क्यों होना चाहिए? शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए, सीखने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षण को रुचिकर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए टीएलएम का यूज होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या, बताएगा क्या हो जाएगा? तो सीखने के उद्देश्य, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हम लोग लर्निंग क्यों करते हैं? अनुभव प्राप्त करने के लिए, संचित परिणाम के लिए, शैक्षिक उपलब्धि के लिए, या फिर इच्छित सीखने के परिणाम के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो सीखने का उद्देश्य होता है अनुभव प्राप्त करना, नई जानकारी प्राप्त करना। जब हम नई जानकारियां प्राप्त करते हैं तो उसी से हमको क्या होते हैं? नए नए अनुभव होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आंसर कर दिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिनमें से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्रिएटिव माइंड जो कहते हो ना, तो एक रचनात्मक जो बच्चा होता है तो उसका गुण नहीं है, मौलिकता नहीं है, नवीनता नहीं है, शुद्धता नहीं है, फिर विस्तार नहीं। क्या हो जाएगा? तो एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी सुनाएंगे क्या हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, विस्तार। मौलिकता, नवीनता, शुद्धता, ये सब रचनात्मकता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, यहाँ पर विस्तार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, अगर आपसे पूछा जाए तो आरटीई जो है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब आ रहा है? तो ये आ रहा है 2001 में। ठीक है, कब आ रहा है? तो शिक्षा का अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे कब आ रहा है? 2001 में। लागू कब से हो रहा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो लागू होगा आपका कब? 1 अप्रैल 2010 से। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो रहा है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मिड डे मील योजना, ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। देखो मिड डे मील योजना जो है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हो रही है कब? 1995 में। ठीक है, मिड डे मील योजना जो है इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1995 में हो रही है। और किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हो रही है 1995 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो नामांकन की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। अच्छा, एक प्रश्न और बचा है। अच्छा, एक प्रश्न और बचा है। इनमें से कौन सा एक अनौपचारिक संस्था है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। टोटल हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए हैं, और आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड किस लेवल पर है। ठीक है,
बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कौन सा अनौपचारिक संस्था है, तो आंसर कर देंगे खेल का मैदान। ठीक है, क्या है, तो ये अनौपचारिक खेल जो है, खेल का मैदान जो है अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ साथ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।